ओके, सो इन लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड व्हाट इज फजान्स रूल, कैसे हम लोग एओसी और बीआरआई कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। और फिर हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी के बारे में भी डिस्कस किया था कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है आयनिक सॉलिड्स की। ऑल दो सारे आयनिक कंपाउंड्स मोस्टली जितने भी होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, बट अगर कंपाउंड थोड़ा ज़्यादा कोवलेंट होने लग जाए तो उस केस में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो सॉल्युबल है या नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी। सो मैंने आई ट्राई टू फाइंड आउट कि मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स मिल जाए उसकी, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्स मिली नहीं है। तो ओवरऑल जो क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है तो मैं वही याद रखना पड़ेगा कि किसकी कम होती है किसी की ज़्यादा होती है। तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज ही होती है, जो ऊपर वाले कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, नीचे वाले कंपाउंड कंपैरेटिवली कम सॉल्युबल होते हैं। ओके, एनीवेज उसके बाद हम लोग कोवलेंट कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। किसी को कोई लास्ट क्लास से डाउट है तो बता दो मुझे। ओके, इट सीम्स किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस की कोवलेंट बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, कैसे ऑक्टेट कंप्लीट किया जाता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करना इज़ अ मेथड जिससे हम लोग ऑन पेपर दिखा सकते हैं कि कैसे कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड बनता है। लेकिन इन रियलिटी क्या होता है कि दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं, जैसे वो एक दूसरे के पास आते हैं उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होने की वजह से उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली डिक्रीज होगी, जो हम लोग लास्ट क्लास में ये देख रहे थे। तो जब एटम फर्स्ट पोजीशन को अगर हम लोग डील करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन में क्या है, दो एटम एक दूसरे से काफ़ी दूर है। तो जब वो ज़्यादा दूर हैं तो उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं है। तो ओवरऑल जो रिएक्टेंट की एनर्जी है उसको हम लोग ज़ीरो कंसिडर करते हैं, विच इज़ स्टैंडर्ड एट दिस पॉइंट। फिर जब वो धीरे धीरे पास आते हैं उनके बीच में जो उनका जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो इंक्रीज होती है, क्योंकि दो एटम्स हैं और दोनों के बीच में मास है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के थोड़े करीब आते हैं, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस उनका अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होता है और उनकी एनर्जी भी डिक्रीज होने लग जाती है, एनर्जी रिलीज होने लग जाती है, क्योंकि बिकॉज दे आर गेटिंग स्टेबलाइज। क्यों स्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों का ड्यूप्लेट कंप्लीट अभी है नहीं। तो वो दोनों ही चाहते हैं कि वो दोनों पास में आए और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें। शेयर करेंगे तो दोनों के दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वो उनका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो वो पास आ रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू गेट स्टेबलाइज। फिर पोजीशन 2 पे वो क्या होते हैं, और भी ज़्यादा पास में आ जाते हैं, उनकी एनर्जी और डिक्रीज होती है। फिर एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे बॉन्ड बन जाता है, इस पोजीशन को हम लोग 3 से डिनोट करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉपर बैलेंस होता है, जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं उतनी ही रिपल्सिव फोर्सेज होती हैं। सो दिस इज दी बैलेंस पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। इससे ज़्यादा आगे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, इससे ज़्यादा पीछे जाएंगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल पोजीशन। और यहाँ पे क्या होता है कि दोनों हाइड्रोजन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों हाइड्रोजन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है और उनका ड्यूप्लेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नाउ पोजीशन 3 पे आ गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनने के बाद उन दो हाइड्रोजन एटम्स को हम लोग और स्क्वीज करेंगे, उनको और ज़बरदस्ती पास बुलाएंगे, मतलब उनको स्क्वीज करके थोड़ा और पास में इधर से हम लोग फोर्स लगाएंगे और इधर से फोर्स लगाएंगे। तो क्या होगा कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस क्या थी वहाँ पे, उस पॉइंट पे बैलेंस थी। अब जब इनको ज़बरदस्ती हम लोग स्क्वीज करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव के पास आएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास आएगा। इनकी क्या होगी, रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होने लग जाएंगे एज कम्पेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूल अनस्टेबल। अनस्टेबल होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी इंक्रीज होगी इंक्रीज होगी, और हम उसको तब तक स्क्वीज करते जाएंगे, उसको और अंदर दोनों को दोनों न्यूक्लियस को और पास करते रहेंगे जब तक वो अपना बॉन्ड ना तोड़ दे। तो ऐसे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, हम लोग डिस्टेंस डिक्रीज कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होते 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 एक पॉइंट आता है जब उसकी एनर्जी जीरो हो जाती है। ये पॉइंट एनर्जी जीरो होने का मतलब क्या है कि वो अपने आयनाइजेशन एनर्जी पे पहुंच गया है, कि हमने उसको इतना ज़्यादा फोर्स लगा दिया है कि अब वो उसका जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और वो डिसोसिएट होगा। तो ये वाला जो एनर्जी है, दिस इज द डिसोसिएशन एनर्जी। और जो डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी के ही इक्वल, सॉरी,
उसकी बॉन्ड एंथैल्पी के ही इक्वल होगी। जितनी एनर्जी के साथ बॉन्ड बना है, बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज हुई है, उतनी ही आयनाइजेशन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी होगी कि बॉन्ड को अगर मैं तोड़ूंगा तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी, उतनी ही चाहिए होगी जितनी बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज हुई थी। सो ये क्या हो गया, बॉन्ड डिसोसिएशन हो गया, एंड बॉन्ड डिसोसिएशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स है। एट पॉइंट 1 द एटम आर फार अपार्ट, दोनों एटम्स क्या है, एक दूसरे से काफ़ी दूर है। एट पॉइंट 2 द डिस्टेंस बिटवीन द एटम हैज़ डिक्रीज, काफ़ी डिक्रीज हो गया है। एटम्स क्या हो गए, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गए हैं, अट्रैक्ट करने की वजह से उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, लोअर होने लग गई है। एज द एटम गेट क्लोजर, जैसे जैसे एटम क्लोजर आते रहेंगे, दिस अट्रैक्शन इंक्रीजेज, उनकी अट्रैक्शन इंक्रीज होती रहेगी, एंड बट सो डू रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लिया एंड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे जैसे वो पास आते जाएंगे, उनकी अट्रैक्शन इंक्रीज होती जाएगी और उनकी रिपल्शन भी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि दो न्यूक्लियस पास में आ रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन पास में आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो पास में आते जाएंगे, पहले तो उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेज ज़्यादा होंगी और रिपल्सिव फोर्सेज कम होंगी। फिर एक पोजिशन आ जाएगा एट पॉइंट 3 बॉटम ऑफ द एनर्जी वेल, इसको कुआं बोल रखा है, वेल, ठीक है। सो द मैक्सिमम अट्रैक्शन इज अचीव, उस पॉइंट पे मैक्सिमम अट्रैक्शन अचीव हो जाएगी और रिपल्शन भी उस पॉइंट पे ज़्यादा होगी, लेकिन वो बैलेंस्ड होगी। अब वो मिनिमम पोजीशन हो गया एट पॉइंट 4 इफ वी रीच, अगर हम लोग उसको और ज़्यादा क्लोज करेंगे, राइज इन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी ऑब्जर्व्ड। हाँ, तो वो वैसे ही हो जाएगा। दस अ कोवलेंट बॉन्ड अराइजेस फ्रॉम द बैलेंस बिटवीन न्यूक्लियर अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई रिपेलिंग ईच अदर। तो कैसे बॉन्ड बनता है, बॉन्ड तब बनता है जब दो न्यूक्लियर दो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और दोनों न्यूक्लियर एक दूसरे को रिपेल करने की भी कोशिश करते हैं साइमल्टेनियसली। उसी पॉइंट पे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं उस पॉइंट पे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑलवेज रिजल्ट इन ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है न्यूक्लियस के बीच में। पहले क्या था कि न्यूक्लियस यहाँ पे था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था या यहाँ पे था, कहीं पर भी वो घूम सकता था दोनों एटम का। न्यूक्लियस यहाँ पे है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व करता है। अब क्या हो रहा है कि जब बॉन्ड बन जाता है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है एटम्स के बीच। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ का जो न्यूक्लियस है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने इन्फ्लुएंस में ले रखा है, और इसका जो न्यूक्लियस है इसने भी क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने इन्फ्लुएंस में ले रखा है। इस वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर पाते प्रॉपरली। पहले क्या करता था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, ऐसे आराम से घूम रहा था। अब जब दूसरा न्यूक्लियस भी उसको खींचने लग जाएगा, उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, तो वो नहीं घूम पाएगा, उतने आराम से वो रिवॉल्व नहीं कर पाएगा न्यूक्लियस के अराउंड, जितने आराम से वो पहले नॉन बॉन्डिंग केस में कर रहा था। तो इस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बीच में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस 1 है और ये न्यूक्लियस 2 है, हाइड्रोजन है। तो ये ए एटम है और ये बी एटम है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पहले जो इलेक्ट्रॉन पूरा यहाँ यहाँ पे घूमने की कोशिश करता था, अब दोनों न्यूक्लियस पकड़ के बैठे हुए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, बीच में ज़्यादा होगी और साइड्स में क्या होगी, कम होगी। तो इसको इस डायग्राम से हम लोग डिपिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, तो इधर बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, लेफ्ट राइट इधर उधर पे न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है। Bonding pairs, non-bonding pairs, I hope you already know it. ठीक है, नेक्स्ट इज बॉन्ड प्रॉपर्टीज। कोवलेंट बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी कर चुके हैं। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज बेसिकली द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, कितने बॉन्ड पेयर्स होंगे। जैसे सी डबल बॉन्ड सी है, तो इसमें से बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है, क्योंकि 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑक्टेट रूल कंप्लीट करते हुए, एंड वी कैन शो कि कितने बॉन्डिंग और बाइटल्स हैं और कितने नॉन बॉन्डिंग और बाइटल्स हैं। उसके बेसिस पे जितने बॉन्डिंग और बाइटल्स होंगे उतना ही उसका क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जब एक मोल ऑफ बॉन्ड्स को हम लोग तोड़ेंगे। लेकिन हमें याद होना चाहिए कि जितने भी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, वो सब किस में होने चाहिए, गैसेस स्टेट में होने चाहिए। अगर वो गैसेस स्टेट में है तभी उसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे, अदरवाइज उसमें सब्लिमेशन एनर्जी या बाकी एनर्जी भी इन्वॉल्व हो जाएंगे।
The strength of a covalent bond depends upon the magnitude of attraction between the nucleus and shared pair of electron. जो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो डिपेंड करता है कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए और बी के न्यूक्लियस और उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं। तो बॉन्ड एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ पैरामीटर ऑफ स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। मतलब एक एक बॉन्ड है, उसको ज़्यादा अमाउंट लगाए गए हैं तोड़ने में, मतलब उसमें ज़्यादा एनर्जी है, और इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो दूसरा केस क्या है कि बॉन्ड को तोड़ना है तो ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज होगी, वो ज़ीरो से ज़्यादा ही होगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। एंडोथर्मिक क्यों होगा? क्योंकि किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये हमेशा जो प्रोसेस होगा वो एक्सोथर्मिक ही होगा, और बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। दूसरा क्या है कि यहाँ पे मोल्स, जो नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए वो 1 मोल होते हैं। तो 1 मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इन गैसेस फेज, उसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे, और ये एनर्जी हमेशा ही पॉजिटिव होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स हैव लार्जर बॉन्ड एनर्जी बिकॉज दे आर लोअर इन एनर्जी, क्योंकि उनकी वो ज़्यादा स्टेबल है। वीकर बॉन्ड्स बॉन्ड वीक है तो उसको आराम से तोड़ा जा सकता है, कम एनर्जी देके भी उसको तोड़ा जा सकता है, तो उनके पास ऑब्वियसली कम ही एनर्जी होती है। सो बॉन्ड यहाँ पे हम लोग से देख सकते हैं कि सी ओ बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी है वो 358 किलो जूल है। सी डबल बॉन्ड का 745, ट्रिपल बॉन्ड का 1070। तो अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो इसको तोड़ना ज़्यादा आसान होता है, डबल बॉन्ड को तोड़ना और मुश्किल होगा, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, यू नो, फॉर द ऑब्वियस रीजंस। तो सिंगल बॉन्ड क्या है? ऑब्वियसली वीक होगा, देन डबल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड। अब नाउ विल टॉक अबाउट द बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करेगी? बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है बॉन्ड ऑर्डर पे। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, डबल बॉन्ड बन रहा है या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो उसका जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ऑब्वियसली क्या होगी? छोटी होगी। ये हम लोग को ऑलरेडी पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो सी सिंगल बॉन्ड सी का जो बॉन्ड लेंथ है वो 154 है, डबल बॉन्ड का 134 है, एंड ट्रिपल बॉन्ड का 121 है। तो मतलब क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे ज़्यादा होगा, बॉन्ड एवरेज बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, और बॉन्ड एनर्जी ऑब्वियसली इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एज कम्पेयर टू 2 बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। अगर हम लोग ग्रुप की बात करेंगे, वेरिएशन विद इन अ ग्रुप, तो जैसे मेरे पास है सी एफ, सी सी एल, सी बी आर एंड सी आई। तो इसमें से सबसे आसान कौन सा बॉन्ड होगा तोड़ना? सी आई होगा, क्योंकि जो बॉन्ड एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। तो बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा। तो अगर कार्बन की बात करें, इतना छोटा है, और आयोडीन का एटम जो है वो बहुत बड़ा है, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। तो इनमें से अगर मैं बॉन्ड लेंथ के केस में लगाऊं तो सी आई का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, देन सी बी आर, देन सी सी एल एंड देन सी एफ। क्यों है? क्योंकि आयोडीन का साइज ऑटोमेटिकली बड़ा है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। तो सी आई का बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो सबसे कम होगा, ये बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगा। तो ये है बॉन्ड लेंथ और ये है बॉन्ड एनर्जी। और अगर ग्रुप में बात की जाए तो क्या होगा? लुकिंग अगेन अ सिंगल बॉन्ड इन्वॉल्व्ड इन कार्बन, द ट्रेंड इन बॉन्ड लेंथ इज सी एन का बॉन्ड ज़्यादा बड़ा है देन सी ओ एंड देन सी एफ, और बॉन्ड एनर्जी किसकी कम ज़्यादा होगी? सी एफ की ज़्यादा होगी, फिर सी ओ एंड देन सी, ऑब्वियसली। तो क्या है कि सी का अगर मैं बॉन्ड सेम रखूं, साइज अगर सी का तो सेम ही रहेगा तीनों केसेस में, तो मैं मान के चलता हूँ ये है।
तो इसमें नाइट्रोजन का साइज़ क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, ऑक्सीजन का साइज़ कंपैरेटिवली छोटा होता है और फ्लोरीन का साइज़ और भी ज़्यादा छोटा होता है। तो बॉन्ड लेंथ ये नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया और ये फ्लोरीन हो गया। सो बॉन्ड लेंथ की अगर हम लोग बात करें, बॉन्ड लेंथ, तो CN का बॉन्ड ज़्यादा बड़ा है देन CO देन CF। और बॉन्ड एनर्जी की अगर हम लोग बात करें या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, तो CF की सबसे ज़्यादा होगी देन CO एंड देन CN। तो CN का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा वीक है, आराम से टूट सकता है, लेकिन कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बट अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये कंपटीशन इसी तरीके से रहेगा, लेकिन होता क्या है कि CF तो एज इट इज़ रह जाता है। कार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है तो वो जनरली डबल बॉन्ड बना लेता है, नाइट्रोजन अटैच होता है ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। तो इसमें जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो CN की ज़्यादा होगी, CO की कम, CF की बा तो CF बॉन्ड तोड़ना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू C डबल बॉन्ड O एज़ कम्पेयर टू C ट्रिपल बॉन्ड N। होता क्या है कि जब दो छोटे-छोटे एटम्स हमारे पास होते हैं और उनके पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत हाई होती है, या अगर एटम्स अगर मैं कंसीडर करूँ छोटे हैं, उनके ऑर्बिटल छोटे हैं, तो वो जनरली पीपा पीपा बॉन्डिंग करना प्रेफर करते हैं हमेशा। अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो वो डबल बॉन्ड बना लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन ये किसी केस में होता है फर्स्ट सेकंड पीरियड है उसी के केस में होगा, मतलब कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन अगर ये एलिमेंट्स हैं तभी ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाना प्रेफर करेंगे। अगर कोई और एलिमेंट है जैसे नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस, तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाना प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि फास्फोरस का साइज इतना बड़ा होता है कि उसका जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो बन ही नहीं पाता। नाउ वी कम टू अ प्रॉब्लम, SF, SBr एंड HCl। तो सल्फर का साइज हम लोग सेम रखते हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। ठीक है, तो किसका ज़्यादा होगा अगर बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, तो बॉन्ड लेंथ में SF का बॉन्ड सबसे छोटा होगा, देन SBr का बॉन्ड, HCl का बॉन्ड एंड देन SBr का बॉन्ड। सो बॉन्ड एनर्जी अगर हम लोग लगाएंगे तो SF की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, देन HCl एंड देन SBr। वेरी सिंपल क्वेश्चन। दूसरा है C डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड और C ट्रिपल बॉन्ड O। इन सब में से बॉन्ड लेंथ किसकी कम होगी, ज़्यादा होगी? तो हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे कम होती है, फिर डबल बॉन्ड की एंड देन सिंगल बॉन्ड की। आई होप कि सबको याद होगा, पता है ना डबल बॉन्ड, हाँ या ना बोलो मुझे। हम्म, तो ये ऑब्वियस रीज़न है और मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो याद ही होगा जब भी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा वो उसका साइज़ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी, क्योंकि जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। उसके बाद पाई बॉन्ड बनाने के लिए उस सिग्मा बॉन्ड को और स्क्वीज़ करना पड़ता है, तब जाके पाई बॉन्ड का ओवरलैप पॉसिबल हो पाता है, जो कि हम लोग इस चैप्टर में भी हम लोग एक बार देखेंगे। फिर ऊपर से एक और ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो उन दोनों एटम्स को और करीब लाना पड़ता है, तब जाके वो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी C ट्रिपल बॉन्ड और की सबसे ज़्यादा होगी, फिर डबल बॉन्ड O की एंड देन सिंगल बॉन्ड O की। नेक्स्ट वी कम टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये जो चीज़ें हम लोगों ने पूरा मॉडल हम लोगों ने पढ़ा, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें कोवलेंट कंपाउंड्स के कुछ नेचर के बारे में पता चलेगा। जैसे हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड के बारे में पता चला था कि जब उनकी बॉन्डिंग देखी तब हम लोग बता पाए थे कि वो कंडक्टर है या नहीं है, ब्रिटल है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम लोग बता पा रहे थे। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई होगा, लो होगा। अब यहाँ पे भी हम लोग उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, कोवलेंट कंपाउंड के बारे में। तो सबसे पहले क्या है कि मोस्टली जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो गैसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन, अमोनिया, बेंजीन, वाटर, कुछ लिक्विड होंगे, कुछ गैसेस होते हैं और काफ़ी सारे सॉलिड होते हैं। ठीक है, अगर मोलर मास ज़्यादा है तो वो, जैसे अगर मैं लिखूं HF, HCl, HBr एंड HI, तो होता क्या है कि अगर मोलर मास कम है, दोनों एटम का जो मिला के जो मास है वो कम है,
तो वो जनरली गैस होती है। तो HF गैस है, HCl भी HCl गैस है, HBr गैस होता है और HI सॉलिड होता है। ठीक है, HBr गैस और लिक्विड तुम दोनों कंसिडर कर सकते हो क्योंकि HBr लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो इससे क्या पता चल रहा है, जैसे मोलर मास बढ़ता है, एज मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट लिख लेते हैं, वेट इंक्रीजेस, वंडर वॉल फोर्सेस इंक्रीज। तो जैसे मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता जाएगा, उनके बीच में जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं वो भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस डिपेंड करती है सरफेस एरिया पे। फॉर एग्जांपल, दो छोटे छोटे एटम्स हैं तो इनके बीच में जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं वो इतनी सी होगी, लेकिन एटम को अगर मैं बड़ा कर दूँ तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो एक्सटेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांगर हो गई, और जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती रहती हैं वो सॉलिडिफाई होता रहता है। तो जो सॉलिड होती है उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, लिक्विड की थोड़ी कम होती हैं और गैसेस की बहुत कम होती हैं। तो अगर एटम का साइज छोटा है या मॉलिक्यूल का साइज छोटा है तो वंडरवॉल फोर्सेस छोटी होंगी, या मतलब कम होंगी तो वो गैसेस स्टेट में या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, एज द मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीजेस एंड molecules tends to solidify, और मॉलिक्यूल क्या होता जाएगा, सॉलिडिफाई होता जाएगा। या अगर हम लोग फ्लोरीन क्लोरीन की बात करें तो F2Cl2 Br2 एंड I2। तो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो ये गैस होता है, ये भी गैस है, ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड। तो वही तीन चार चीज़ें, जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज हो रहा है, फिजिकल स्टेट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वो गैस से कहाँ तक जा रहा है, सॉलिड की तरफ जा रहा है। दूसरा चीज़ है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फिर उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड आता है, एंड सम कोवलेंट कंपाउंड्स आर इवन स्ट्रॉन्गर देन आयनिक कंपाउंड लाइक डायमंड। डायमंड इतना हार्ड होता है और मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। तो इससे हमें देखने से ये पता चल रहा है कि कोवलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड से थोड़े वीक होते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड उससे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होते हैं वो हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे कि कोवलेंट कंपाउंड और कोवलेंट नेटवर्क कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। बट अगर हम लोग आयनिक और कोवलेंट की बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड बहुत स्ट्रांग होते हैं, आयनिक फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती है, और साथ के साथ कोवलेंट जो स्ट्रेंथ होती है, कोवलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि वाई कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है अगर आयनिक कोवलेंट कंपाउंड इतने ही स्ट्रॉन्ग है, इफ कोवलेंट बॉन्ड्स आर सो स्ट्रॉन्ग। अगर कोवलेंट बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 200 से 500 किलो जूल की एनर्जी लग रही है और वो बहुत ज़्यादा है। अगर इतने ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है। क्यों थोड़ी सी एनर्जी देने में वो वेपराइज हो जाता है, वाटर को थोड़ी सी एनर्जी देने में वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ऐसा क्यों है। तो यही चीज़ हमें समझनी है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है और बॉर्न एनर्जी में क्या डिफरेंस है। तो पहली चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक डायग्राम तुम्हें दिखाई दे रहा है। अब ये क्या है, एक कोवलेंट कंपाउंड ले रखा है, ठीक है, और ये दूसरा कंपाउंड है। जब वो लिक्विड स्टेट में है तो ये कोवलेंट कंपाउंड, दूसरा कलर मैं यूज़ करता हूँ, ये पूरा जो कोवलेंट कंपाउंड है ये दूसरे कोवलेंट कंपाउंड से अटैच्ड है। किस तरीके से अटैच्ड है, इसके बीच में ये जो डॉटेड लाइंस दिख रही हैं ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? हम्म, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? ये ऐसी फोर्सेस होती हैं दो दो मॉलिक्यूल को इकट्ठा करके रखती है, दो मॉलिक्यूल को साथ में अटैच करके रखती है। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो वो कंपाउंड सॉलिड होता है, अगर थोड़ी सी कम है तो वो लिक्विड हो सकता है, और बिल्कुल कम है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिल्कुल कम है या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वो गैसेस फॉर्म में आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो लिक्विड है, लिक्विड में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, लेकिन जब ये वेपराइज हो जाता है तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है और एक मॉलिक्यूल उससे बहुत दूर है। अब जब ये बहुत ज़्यादा दूर है तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। तो हीटिंग और हीटिंग करने पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं। एक मॉलिक्यूल के पास दोनों मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी आती है कि वो एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करता है। काफ़ी एनर्जी आ गई तो वो एक दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, एक दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड स्टेट ये हो गया और गैसेस स्टेट ये हो गई। तो दिख रहा है कि ये मॉलिक्यूल इधर से मूव करने की कोशिश कर रहा है और ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है? ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम या ज़्यादा होती हैं, और ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी हैं? ये हैं वंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है, ये वंडर वॉल फोर्सेस हैं, कोवलेंट बॉन्ड नहीं। तो वंडर वॉल फोर्सेस आर द वीकेस्ट फोर्सेस पॉसिबल इन नेचर। नेचर में जो सबसे वीकेस्ट फोर्सेस हैं वो वंडर वॉल फोर्सेस हैं, और इनको तोड़ना और इनको बनाना बहुत ही आसान है। थोड़ी सी एनर्जी दो आराम से टूट जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी कम कर दो आराम से वो मॉलिक्यूल वापस जुड़ जाते हैं। सो यहाँ पे कहने का मतलब है कि बॉइलिंग करने पे या मेल्टिंग होने पे जो फोर्सेस हैं वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, होती हैं जो टूटती हैं, ना कि कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे दिख रहा होगा जो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल डू नॉट ब्रेक। ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, इनके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड है ये नहीं टूटता, ये किसी भी एंगल से नहीं टूटता। क्या टूटता है? इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस है, वंडर वॉल फोर्सेस हैं या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, वो टूटती हैं। तो पहली चीज़ की ऑन बॉइलिंग, ऑन मेल्टिंग और ऑन बॉइलिंग नो कोवलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन। कोई भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूटता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयनिक कंपाउंड में क्या होता था कि Na है और Cl है, NaCl के बीच में Na है और यहाँ पे Cl है, Cl है, Cl है, Cl है, एक आगे एक पीछे है। इनके बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती थी, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटती थी क्योंकि वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी। तो अगर मैं इन शॉर्ट में लिखूंगा, कहाँ लिखूं मैं? इधर लिखता हूँ। यहाँ पे हो गए कोवलेंट कंपाउंड्स और यहाँ पे आयनिक। तो कोवलेंट कंपाउंड में इधर आ गया बॉन्ड किस टाइप का है, और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस टाइप की है। तो कोवलेंट बॉन्ड में बॉन्ड होता है वो कोवलेंट होता है, और यहाँ पे आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है? वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, और आयनिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, मतलब आयनिक ही होती है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है और काफ़ी स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक ही होती हैं। तो आयनिक कंपाउंड में जो आयनिक बॉन्ड होता है वो टूटता है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर कोवलेंट कंपाउंड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वंडर वॉल फोर्सेस होती हैं जो कि टूटते हैं। कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूटता है, कोवलेंट बॉन्ड इंटैक्ट रहता है। अगर हमें कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेंगे तब जाके उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना होता है। लेकिन मॉलिक्यूल के बीच में वंडर वॉल फोर्सेस होती है और जो कि वीक वंडर वॉल फोर्सेस होती है, इसलिए कोवलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। नाउ वी कम टू दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंपाउंड, जो कि है कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स।
नेटवर्क कोवलेंट सॉलिड। अब नेटवर्क कोवलेंट सॉलिड भी कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन ये अलग तरीके के कंपाउंड्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आयनिक कंपाउंड से भी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल डायमंड, क्वार्ट्स, डायमंड हो गया, क्वार्ट्स हो गया, एस और ठीक है, तो ये सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ये सारे क्या है कोवलेंट कंपाउंड है। और कोवलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स भी बहुत ज़्यादा है। तो ये किस वजह से, ये इस वजह से क्योंकि अब जो ये नेटवर्क कंपाउंड्स बनते हैं जैसे डायमंड है या सिलिकॉन ऑक्साइड है, तो सिलिकॉन है, फिर ये 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, फिर ये ऑक्सीजन सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, फिर ये सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, फिर ऐसी करके क्या है पूरा नेटवर्क बना हुआ है, बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है ये। अब यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो है कोवलेंट बॉन्ड की। और कितना कोवलेंट बॉन्ड है, एक कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, एक एटम कितने बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। तो अगर मुझे सिलिकॉन को ऑक्सीजन से अलग करना पड़ेगा तो मुझे एक एटम के लिए 4 बॉन्ड की एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ऐसे 100 ऑक्सीजन के लिए मुझे 400 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। और एक उसमें कितने होते हैं, 1 मोल होता है 10⁻23, तो 1 मोल क्वार्ट्स को तोड़ने के लिए मुझे 4 इंटू Na मतलब 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है एक सिलिकॉन। तो इतने बॉन्ड्स मुझे साइमल्टेनियसली तोड़ने पड़ेंगे, और इतने बॉन्ड्स तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कोवलेंट नेटवर्क कंपाउंड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, या मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये नेटवर्क सॉलिड्स हैं और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, इनके कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। तो अगर मुझे लिखना हो तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे। एक हमारे पास हो गया कोवलेंट कंपाउंड्स, एक होगा आयनिक कंपाउंड्स, और एक होगा कोवलेंट नेटवर्क। तो कोवलेंट नेटवर्क को हम लोग अलग तरीके से लेते हैं क्योंकि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अलग होती हैं। तो यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या थी, वंडर वॉल फोर्सेस। आयनिक कंपाउंड में फोर्सेस क्या थी, आयनिक बॉन्ड था। और कोवलेंट नेटवर्क में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। वंडर वॉल फोर्सेस आर द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आराम से टूट जाती हैं। आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, कोवलेंट बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड से आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इस तरीके से अगर मैं कंसिडर करूँ तो कोवलेंट नेटवर्क कंपाउंड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा या मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड, विच इज़ नॉट द केस। क्योंकि कोवलेंट नेटवर्क में हर एक एटम 4 4 या 5 5 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अगर इतने बॉन्ड्स बनाएगा तो इतने बॉन्ड्स हमें तोड़ने पड़ेंगे, विच इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल। हमारे लिए उतना पॉसिबल नहीं है, उतनी हीट जनरेट करना पॉसिबल तो है लेकिन कन्वीनियंट नहीं है कि इतनी हीट से हम लोग उसको मेल्ट करें। तो अगर तुम्हें डायमंड को मेल्ट करना है तो बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी, और काफ़ी देर तक उसे हीट करते रहना पड़ेगा। सो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हार्ड है कोवलेंट कंपाउंड्स। सो डायमंड हैज़ कोवलेंट बॉन्ड कनेक्टिंग टू ईच कार्बन टू 4 एटम्स। तो अगर हम लोग डायमंड की बात करें तो यहाँ पे एक डायमंड का एटम क्या करता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो 3 तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं, एक ये है, एक इधर से बनाया है, एक इधर से बनाया है, एक इधर से जो दिख नहीं रहा है, और एक इधर से। तो कार्बन क्या करता है, 4 अलग कार्बन के साथ वो बॉन्ड बनाता है, और फिर इसको 4 कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। So it is the hardest natural substance known and melt around 3550 degree Celsius. So डायमंड क्या है, इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस जो कि है, मतलब नेचुरल मतलब नेचुरली अकरिंग। आर्टिफिशियल कंपाउंड से डायमंड से बहुत ज़्यादा हार्ड कंपाउंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, बट वो नेचुरल नहीं है। 10 कोवलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, तो कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट मोस्टली जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली वीक होते हैं
क्योंकि उनके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती है, वन डबल फोर्सेस होती है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम होता है। नाउ विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी चीज़ को कंडक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमारे पास या तो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या चार्ज्ड पार्टिकल्स होने चाहिए। तो अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, और इन्होंने क्या बॉन्ड बना रखा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है। आयंस तो है नहीं, तो वाटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है नहीं। अगर प्योर वाटर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि ना ही उसके पास कोई मोबाइल आयंस है, चार्ज पार्टिकल मतलब आयंस। तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो कंडक्ट करता है। चार्ज पार्टिकल्स लाइक NaCl, BaCl2 जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, जब इनको वाटर में डाल देता है तो ये सॉलिड फॉर्म में तो करता नहीं है, लेकिन वाटर में डालने के बाद आयंस अलग अलग हो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड को अगर मैं वाटर में डालूं, ये वाटर छोड़ देते हैं, CH4 ले लेते हैं। CH4 को अगर मैं वाटर में डाल दूं तो CH4 तो CH4 ही रहेगा, डिजॉल्व तो होगा नहीं, बट फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसिडर करता हूँ कुछ और ले लेता हूँ, एसीटोन ले लेता हूँ, वो डिजॉल्व हो जाएगा। तो एसीटोन है, वाटर में मैंने डाल दिया तो वो एक्वस स्टेट में ज़रूर आ गया, लेकिन डिजॉल्व तो हो गया, लेकिन क्या हुआ इसके बीच में, आयंस नहीं बने। अगर आयंस नहीं बनेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। सो जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं या कोवलेंट नेटवर्क कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि ना ही उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही उनके पास आयंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। एंड वाटर इज ऑल्सो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इफ प्योर, अगर प्योर वाटर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन इम्प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर में मतलब लाइक उसके अंदर सोडियम आयंस हैं, क्लोराइड आयंस है, तो जो भी पानी हम लोग पीते हैं उनमें क्या होता है, आयरन होता है और बहुत सारे क्लोराइड आयंस होते हैं, सोडियम आयरन हो सकता है, लेड हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है। मतलब जितना ज़्यादा इम्प्योर होगा पानी, जितना हमारे लिए सेहत के लिए ख़राब होगा पानी, उतना ही उसके अंदर गंदे खराब खराब आयंस होंगे और यही आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से होता है। एक और एक्सेप्शनल केस है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, कोवलेंट नेटवर्क कंपाउंड है। दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब ये कोवलेंट कंपाउंड है या कोवलेंट नेटवर्क कंपाउंड है, तो वो किस बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तो अगर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में क्या होता है, बहुत सारी बेंजीन रिंग होती हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच होती है। इस तरीके से है, और इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड्स है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो डबल बॉन्ड्स हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेशन में है तो वो इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर मूव कर सकते हैं। तो इनके पास ग्रेफाइट हैज़ electrons that can conduct electricity.
तो ग्रेफाइट मेटल नहीं है, लेकिन उसका जो कॉम्पोजिशन इस तरीके से बना है, एक कार्बन को बनाने के लिए कितने बॉन्ड्स चाहिए होते हैं? एक कार्बन कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं? 4 बना सकते हो। इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3 बॉन्ड बनाए हैं। और एक क्या किस में यूज़ है? पाई बॉन्ड है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसी है, ठीक है। ये क्या करता है? डबल बॉन्ड बना लेता है। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड होते हैं ये मोबाइल होते हैं, ये एक कार्बन से दूसरे कार्बन की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। और रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कोवलेंट कंपाउंड में से सिर्फ ग्रेफाइट है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। आज के लिए इतना ही है। Now let's talk about the formal charge. अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई कंपाउंड बनाया और मुझे पता करना है कि उसके अंदर फॉर्मल चार्ज क्या होगा, वो कैटायन है या एनायन है, वो क्या है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बोनेट है CO3, या मैं कंपाउंड लेता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मल चार्जेस कि कितना चार्ज कार्बन के ऊपर है, कितना चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है। तो क्या करूँगा, मैं कार्बन लिखूंगा और कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, एंड इधर ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको मैं क्या करूँगा, इस तरीके से अरेंज करूँगा कि कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो इस तरीके से हम लोगों ने किया कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पे कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। अब मुझे निकालना है कि इनके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है। तो फॉर्मल चार्ज को मैं FC से डिनोट करता हूँ, FC। FC इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो, माइनस 1/2 ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मल चार्ज में से क्या करना है, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है कि उस एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मतलब बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। दोनों बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को सम करना है, लेकिन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को 1/2 से डिवाइड करना है, और उसके बाद टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से माइनस करना है। जो भी चार्ज आएगा उसके ऊपर हम लोग लगा देंगे। तो अगर मैं फॉर्मल चार्ज पहले निकालता हूँ, फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन, फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन हम लोग निकालने की कोशिश करें। तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? 8। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसने बॉन्ड नहीं बनाया, तो इधर 0। दिस इम्प्लाइज 4 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 0। सो कार्बन के ऊपर चार्ज कितना है? 0, ये हम लोग लिख देंगे। फिर फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन का सेम ही कॉन्फ़िगरेशन, तो सेम लिखते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस 6। 1/2 इंटू कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, 4। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 4। तो दिस इम्प्लाइज 6 माइनस 2 माइनस 4, सॉरी इधर माइनस नहीं आएगा, ये प्लस आएगा। हाँ, तो 2 + 4 कितना हो गया? 6 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 0। सो दोनों ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज है? 0 0। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल हो सकता है कि वो न्यूट्रल हो। फॉर एग्जांपल NaCl एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन सोडियम के पास कितना चार्ज है? +1। और क्लोराइड के पास चार्ज कितना है? -1। तो ये जो चार्ज है वो कहाँ से आता है? वो चार्ज ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल दिख सकता है, लेकिन उनके पीछे पीछे क्या होगा? हो सकता है कि ऑक्सीजन के पास या नाइट्रोजन के पास या सोडियम या क्लोराइड के पास कुछ ना कुछ ओवरऑल चार्ज उनके पास एटम के ऊपर हो। तो अब ओजोन मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम है। तो 1 2 3 4
5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या करते हैं, ये बॉन्ड बनाता है, एक तो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट, इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट। अगर ऐसे कर लेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, तो O3 बनेगी नहीं। तो O3 बनने के लिए क्या होता है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाते हैं, इस ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, तो इनके बीच में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनके ऊपर हमें देखना है कि ओवरऑल चार्ज कितना है। सो इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट इधर से कंप्लीट है, और इस तरीके से इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका ओवरऑल चार्ज कितना है। तो मैं इन तीनों को ABC करके लिख देता हूँ। ये हो गया A, ये हो गया B एंड दिस इज C। तो मैं ऑक्सीजन OA के लिए फॉर्मल चार्ज निकालता हूँ। पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 माइनस 1/2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन A के लिए कितना है, 1 2 3 4 है, प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 में से 4, ये हो गया 2, 6 माइनस 6 0। सो ये जो ऑक्सीजन A वाली है, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है, 0 है, फॉर्मल चार्ज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन B। ऑक्सीजन B के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 और 2 6, 6 और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो ये कितना हो गया, 6 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 1। तो इस ऑक्सीजन के पास ओवरऑल चार्ज कितना है, +1 का चार्ज है। ठीक है, अब दूसरी ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन नंबर C, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास वैलेंस होंगे, 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही हैं, प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो 6 माइनस 1 प्लस 6, 7 हो गए, -1। तो जो कार्बन ऑक्सीजन C है, उसके पास जो चार्ज है वो कितना है, -1। तो देखो, वो ओवरऑल O3 तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन होती है, एक ऑक्सीजन, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, इसके ऊपर क्या होता है, +1 चार्ज होता है, लेकिन ओवरऑल तो मॉलिक्यूल न्यूट्रली दिखाई देता है। तो फॉर्मल चार्ज हमें हेल्प करता है टू शो कि किस एटम ने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे दिए और किस एटम के पास इलेक्ट्रॉन कम है, चाहे ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल ही क्यों ना दिख रहा हो। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग कार्बोनेट का देखते हैं, COO, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका तुम निकालोगे तो इनको इस तरीके से कर देना, ये A है, ये दोनों A है, ये B है और ये C है। ठीक है, अब इसमें ओवरऑल चार्ज निकाल के देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कितना चार्ज है। तो ये जो दोनों ऑक्सीजन है, इनके ऊपर -1 चार्ज आएगा और बाकी सबके पास 0 आ जाएगा। तो ये कार्बोनेट का ओवरऑल चार्ज क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव ओवरऑल चार्ज होता है। तो ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज आना चाहिए, इस तरीके से कि वो सब अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। फॉर्मल चार्ज हो गया, अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा बहुत बचा है, उसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।